तो हमें अपना टैग रजिस्टर चेंज करना है। 1 महीने के बाद में टैग रजिस्टर चेंज कर लोगे। चेंज करने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जो आपकी संख्या है, वर्तमान में जो गोवंशों के टैग लगा हुआ है उसकी सही डिटेल आ जाए, उसकी सोशल ऑडिट हो जाए आपके, और उसके साथ साथ गोवंश की उम्र भी बढ़ जाए। जो अच्छे महीना को टोगड़ी है वो साल भर को, और जो 2.5 साल को है वो 3 को हो गया, ताकि वो बड़ो गोवंश के मेरी गिनती आ जाए। तो एक तो हमें इसलिए 1 जनवरी 2023 को अपना टैग रजिस्टर चेंज करना है और उसी टैग रजिस्टर को टाइप करके हमें लगाना है। गोपाल सिंह जी ने कहा कि ये जो टैग रजिस्टर को टाइप करके अपलोड का काम समाप्त हो जाएगा, वो मोटा मोटा ये मुझे ध्यान है कि ये इसी अनुदान में कार्य हो जाएगा। जब डॉक्टर साहब अपने टैग अपलोड करेंगे, उसी को टैग को उठाकर वो आपका अनुदान क्लियर कर देंगे। अब इसमें विभाग की भी एक जिम्मेवारी बनती है। मैं निवेदन करूंगा माननीय जेडी साहब से कि आप भी अपने डॉक्टर्स को एक आदेश करें कि एनाफ का टैग जो आप पोर्टल पर अपलोड करते हैं गायों के टैग लगाने के बाद में, उसकी एक सत्यापित प्रतिलिपि अपने हस्ताक्षर से हमें उपलब्ध करवा दें कि आपने हमारे गोवंश के इतने टैग अपलोड कर दिए। तभी हम ये मान पाएंगे कि हमने जो टैग लगाए थे, जो हमने डॉक्टर साहब को लिख के दिए, वो अपलोड हुए नहीं हुए। इसका हमारे बीच में कोई तरीके किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं रहेगी। हमें डॉक्टर साहब अपलोड करते हैं और विभाग ऊपर से उठाएगा, हमें क्या पता हमारे उतने टैग अपलोड हुए नहीं हुए। तो इसलिए आप प्रत्येक डॉक्टर को ये आदेश करें, और मैं इस विषय में डायरेक्टर को भी हम पत्र लिखेंगे कि जब इस विषय को आगे बढ़ाया जाए तो इस विषय का ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक डॉक्टर अपने एनाफ के टैग को जब वो अपलोड करता है तो उसकी एक सत्यापित प्रतिलिपि हमारी गौशाला को उपलब्ध करवाए। तभी हम मानेंगे कि भाई हमने 500 टैग लगाए और 500 टैग हमारे डॉक्टर ने अपलोड कर दिए और उसकी प्रतिलिपि हमें मिल गई, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अनुदान उतने का मिलेगा। अब मान लीजिए मैं कोई लापरवाह हूं और टैग 500 तो लगा दिए और मैंने अपलोड कह दिया किसी को, यार तू अपलोड कर देना, 350 की है, हमें तो अनुदान 350 का मिलेगा। फिर हम विभाग से लड़ते रहेंगे, इनको ओढ़मा देते रहेंगे, भाई थे हमारे वो कौन कहेंगे, हमारे तो लगे रहता टेगा, डॉक्टर के लिए टेंशन खड़ी होगी। इसलिए मेरा निवेदन है आप इस विषय को आगे बढ़ाएं। नई गौशाला की जानकारी आपको गोपाल सिंह जी ने दे दी। अब जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, राज्य सरकार का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। अभी सहकारी समिति का एक नया नियम आने वाला है। 54 नए तरह के नियम बनाए हैं सहकारी समिति ने। अभी तक क्या था, आपने पंजीकरण करवा लिया और आपने कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई तो नहीं करवाई। रजिस्ट्रार को यह ताकत नहीं थी कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, किसी तरह की कोई पावर नहीं थी, सिर्फ ट्रस्ट को छोड़ के। ट्रस्ट एक्ट में अगर किसी का पंजीयन है तो देवस्थान विभाग को ये अधिकार था कि उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अगर वो समय पर उपलब्ध नहीं करवा रहा है कोई डॉक्यूमेंट या किसी ने शिकायत कर दी तो कार्रवाई कर सकता है। आज अगर हमारी शिकायत भी हो जाती है, मान लीजिए गांव में पार्टीबाजी, कोई कहते कि भाई ये तो गौशाला में भ्रष्टाचार हो रहा है, लिखित में अगर रजिस्ट्रार ने दिया है तो रजिस्ट्रार हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। विभाग जरूर हम पर कार्रवाई कर सकता है, वो सुनाई कर सकता है, विभाग भी अनुदान नहीं रोक सकता उस भ्रष्टाचार कार्य से। वो ठीक है, वो जांच करवा लेगा, कर लेगा, अलग बात है। तो मेरा जो निवेदन है आपसे, शीतकालीन सत्र में मोटा मोटा ये हो सकता है ये क्लियर हो जाए तो ये बड़ी समस्या होने वाली है कि हमें अपनी वर्किंग कमेटियों को कंप्लीट करना चाहिए। हर जिन्होंने रुद्रगढ़ की लगभग गौशालाओं ने अपनी वर्किंग कमेटी को कंप्लीट करवा लिया है। जिन लोगों ने भी अपनी वर्किंग कमेटी नई अपलोड करवाती है वो भी 14 जनवरी से पहले अपनी यथास्थिति की, भाई आपके पास में आपकी कार्यकारिणी कौन सी है, जो भी है वर्तमान में उसमें चेंज किया है या नहीं किया है, उसकी रिपोर्ट विभाग में जरूर अपलोड करावें, अन्यथा वो मान्य नहीं होगी। तो इस विषय को लेकर अब आपकी शिकायत किसी ने भी कर दी तो रजिस्ट्रार भी आपको रोक लेगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है, आप पे पेनल्टी लगा सकता है। ऐसे अधिकार रजिस्ट्रार को दिए जा रहे हैं। तो हमें पहले से सावधान होकर ये काम करना चाहिए। जैसे मेयर जी ने कहा कि 20-20 साल से अध्यक्ष बैठे हैं तो उन अध्यक्षों को भी चेंज करके या वही रखना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी 20 साल की रिपोर्ट पूरी जमा करवा कर हमें अपनी संस्था को ऑनलाइन करा देना चाहिए, अन्यथा हमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है।
1960 के पंजीकरण की बात चल रही है। सरकार ने नए नियम बना दिए, ऑनलाइन इसका आवेदन होगा। अब 100 गोवंश पर लगभग 2 बीघा जमीन आपके पास में अनिवार्य रूप से आपके स्वयं की स्वामित्व की होनी चाहिए, तब आपका 1960 में पंजीयन होगा। जिनके पास जमीन नहीं है उनका पंजीयन 1960 में नहीं होगा। अभी वर्तमान में ये नियम है, उसके लिए प्रयास चल रहा है कि सरकार को हमने कहा है कि भाई हमें गोचर के अंदर भी अगर है तो उसमें हमें अनुदान इसमें शामिल कर लिया जाए 1960 के अंदर। परंतु एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है उसके लिए हमने डायरेक्टर से भी बात की है। 1960 के पंजीयन के बिना अगर कोई आदमी कोई गौशाला भूमि के लिए अप्लाई करती है कि हमें भूमि चाहिए, हमारे पास में कोई अराजीराज भूमि पड़ी है, वो भूमि हमें चाहिए, वो अप्लाई करती है, तो वो प्रथम बार में ही तहसीलदार मार्क लगा देता है, कहता है कि 1960 का पंजीयन लाओ। क्योंकि उनके पास में जो 1958 का जो नियम है उसके अंतर्गत जब तत्कालीन समय में 1960 का जब नियम बना था गौ सेवा आयोग के समय, तो उसमें वो जरूरी था। उस समय एक ही पंजीकरण होता था गौशाला का, वो गौ सेवा आयोग में 1960 में। उसके बाद में 1958 के पंजीकरण में इसको डाल दिया गया। तो उस नियम के तहत वो कहते हैं कि आपका 1960 में पंजीयन होना चाहिए। और 1960 में पंजीयन कब होता है? जब आपका जमीन हो। तो एक ये विरोधाभास स्थिति है। तो इस विषय को भी मैं माननीय डॉक्टर साहब से कहूंगा कि आपको हम एक पत्र देंगे, उस पत्र के ऊपर यहाँ पर आप एक पत्र लिख दें कि इस तरीके की जो विरोधाभास स्थिति है वो पैदा ना हो। कलेक्टर से भी मिले थे, कलेक्टर को भी कहा था, कलेक्टर ने भी एक अपना एक पत्र सरकार को लिखा है कि जो विरोधाभास स्थिति है ये समाप्त की जाए। हो सकता है जो शीतकालीन सत्र में एक हाई पावर कमेटी के जो आदेश हुए थे उसके अंदर गोचर के में बनी गौशालाओं को भी नियमित करने का प्रावधान था। और शीतकालीन सत्र में हो सकता है उसका आदेश हमारे पास में आ जाए, और ये जो आदेश अनुदान का आएगा हो सकता है इसमें भी वो आदेश आ जाए। जितनी भी गौशालाएं हैं गांव के अंदर विशेषकर, 2-3 चीजें उनकी जो समस्याएं रहती है। एक तो रहती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, हम ई मित्र से काम करवाते हैं, और जब ई मित्र से काम करवाते हैं तो वो पूरी बात समझ भी नहीं पाता और वो अपना काम कर देता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जिन जिन लोगों से आप काम करवाना चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, ये मुनीम है, या ये कंप्यूटर ऑपरेटर हमारा काम करेगा, उसका एक छोटा सा प्रशिक्षण बीकानेर गौशाला संघ के साथ में रख लिया जाए, ताकि उसको एक बार में सभी चीजें बता दें कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है। आपके वहां का ई मित्र केंद्र है। अब क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ईमेल आईडी चाहिए, अब ईमेल आईडी आप अपनी गौशाला की सबकी बनी हुई है, जिनका एसएसओ आईडी बना है उसका ईमेल आईडी बनी है। जब ईमेल आईडी आपकी बनी हुई है, ईमेल आईडी पर डॉक्टर साहब तो डॉक्यूमेंट भेज देंगे और आपको पता लगेगा, क्योंकि आपने खोली नहीं ईमेल आईडी, आपको पता लगेगा 1 महीने बाद, जब तक तो अनुदान जा चुका होगा आपका। हम डॉक्टर साहब से कहेंगे सर हमारा अनुदान आने वाला था, कि वो तो हमने 1.5 महीने हो गया भेजे हुए डिटेल आपको, अब ऐसा मानने ध्यान ही कोई। तो ये जो एक समस्या बड़ी आने वाली है, इसके लिए यहाँ जितने बैठे हैं जो युवा हैं उनके पास तो एंड्रॉइड फोन है, वो अपनी ईमेल आईडी अपने एंड्रॉइड पर ऑन रखें। पर जो बुजुर्ग हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों के पास में तो एंड्रॉइड फोन होगा, स्क्रीन टच फोन होगा, उन सब का फोन नंबर आप विभाग के साथ में साझा करें, संघ के साथ में साझा करें, और उस पर जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी उस फोन पर खोल कर रखें, ताकि जब ऐसी सूचनाएं पहुंचे, कि भविष्य में क्या होगा सारा काम, क्योंकि ऑनलाइन का मामला है। गोपाल सिंह जी हमेशा कहता है कि आप लिख के देते हो, और देते भी हम। हमारा ये 10वां अनुदान है, पिछले 6 साल से हम लगातार दे रहे हैं। साहब मार्गन कंप्यूटर है, मार्गन कंप्यूटर है, शपथ पत्र लिख के दे रहे हैं। तो कैसी साहब ईमेल भी आपके पास में है, तो ईमेल आईडी अपनी एंड्रॉइड फोन पर खोल कर रखेंगे, तभी हमें पता लग पाएगा कि सरकार ने कोई सूचना भेजी है। अन्यथा ये होगा सूचना ये भेज देंगे और आप लटक जाओगे। तो मेरा निवेदन अपने परिवार के किसी निजी व्यक्ति को, मंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो गौशाला में ज्यादा समय दे रहा है, ऐसे किसी निजी व्यक्ति का एक मोबाइल नंबर, एंड्रॉइड मोबाइल नंबर के नंबर आप विभाग को भी देवें और संघ को भी उपलब्ध करावें, ताकि वो सूचना आपको भेज देवें और आप कम से कम, ये तो फोन भी आता है ऐसी बात नहीं है, पर कई बार क्या होता है कि संगठन को भी नहीं पता लगा
और ऊपर से क्योंकि इन्होंने मेल आईडी भेज दी, जयपुर वालों ने मेल आपको कर दिया, आपको भी नहीं पता, हमें नहीं पता, तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो। आज हम एक संकल्प लेकर निकलेंगे यहां से। हमारा तो संकल्प रहेगा, आगामी अनुदान से पहले अनुदान मिलेगा हमें मार्च में, और आवेदन शुरू होंगे हमारे जनवरी फरवरी के अंदर। ये संकल्प लेके जाएं कि इस बार का जो आवेदन है वो लास्ट डेट पे ही करेंगे। ये संकल्प लेके जाएं, ताकि क्या है कि फिर भागना नहीं पड़े। हमें पता है कि वो अंतिम दिन पे होगा, तो ये विभाग भी अपना समय बर्बाद नहीं करे। ये संकल्प ले खड़े होके कि भैया इस बार का जो आवेदन है वो अंतिम डेट में करेंगे। अन्यथा होता क्या है, अब मैं आपको निवेदन करूं, 17 गौशालाओं के विषय में इनका अनुदान आज खाते में आ चुका होता, परंतु एक समझदार गौशाला के बिल अपलोड नहीं होने कारण से 4 दिन 5 दिन मैं, गोपाल सिंह जी, राजेंद्र जी साहब, हम सब उसके पीछे पड़े रहे, भैया तेरा बिल अपलोड कर देते, ऐसा नहीं होता, तू बीकानेर लिया हम कर देंगे। इन्हीं सब मैं करा रही हूँ। मैं तो बार बेटे हूँ हिमाचल गेड़ो लारू, हमारे मुनीम जी कर रहे हैं, मुनीम जी ने नहीं किया। लास्ट में परसों की बात है सर, 4 दिन शुक्रवार को शाम को 5 बजे आया, हमने 16 गौशाला की साहब ने स्वीकृति निकाल दी, एक गौशाला बच गई। मैंने मैसेज भी डाला था, आपने पढ़ा होगा, वो इसलिए डाला था भैया वो नहीं आई। फिर शाम को वो आ गई, जब डॉक्टर साहब ने कहा चलो आ गई, इसको भी अब साथ निकाल देते हैं। एक गौशाला के कारण से 16 गौशालाओं को नुकसान हो गया। और अब वो क्या होता, यदि उसे एक गौशाला को छोड़ देते तो वो लटक जाती, लटक भी जाती। और आपका भी क्वेश्चन खड़ा होता है कि यार आपने इसको एक क्यों छोड़ दिया भाई, एक दिन रुक जाते। परंतु उस व्यक्ति ने हम 16 की पीड़ा नहीं समझी, उसने अपनी पीड़ा समझी। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये तो एक संकल्प लेवे कम से कम कि जिस दिन हमारा आवेदन खुल जाए, ऑनलाइन तो करना है, फिर हम क्यों 15 दिन का प्रतीक्षा करते हैं। मैं तो डॉक्टर साहब से कहूंगा कि आप 7 दिन का समय देंगे हमें, 7 दिन का समय दोगे तो भी हम लास्ट में करेंगे, अब भी 1 महीना लगाओ तो भी लास्ट में करेंगे। इसलिए 7 दिन के अंदर ही आप भी फ्री और हम भी फ्री। तो ये थोड़ा सा हमें इस विषय को सोचना चाहिए। यही बिल अपलोड करने में भी 15-15 दिन का 20-20 दिन का समय मिलता है, और हम बिल अपलोड नहीं करते हैं, तो ये हमारी गलती है। पैसा सरकार खुद वैसे रो के दे रही है, और हम लेने में भी हम खुद रोने लग रहे हैं, तो ये थोड़ी हमारी गलती है। तो आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भोजन प्रसाद लेके पधारे, और मैं डॉक्टर साहब का, नेत्रा साहब का, गोपाल सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे निवेदन पर गौशालाओं के सम्मुख आ जाते हैं, और घर में बैठकर जो चर्चाएं हम ऑफिशियली नहीं कर पाते, वो चर्चाएं हम यहाँ पर मंच पर बैठ के कर सकते हैं। जो भी किसी के मन में किसी भी तरह की किंतु परंतु है, अनुदान को लेकर है, विभाग के व्यवहार को लेकर है, तो वो आप आज कह सकते हो। डॉक्टर साहब उस विषय में आपको संतुष्ट करके भेजेंगे, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद।